वो भी तब जब नीतीश कुमार अपनी सक्रिय राजनीति से पीछे हटने के मूड में नहीं है। नीतीश अक्टूबर में राज्य स्तरीय यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसे में कुशवाहा के बयान पर सियासी घमासान भी तेज हो चुका है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की विरासत संभालने की बात कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। राजगीर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विमर्श शिविर को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के कार्यकाल की तारीफ की। साथ ही ये कहकर चौंका दिया कि नीतीश कुमार ने अब बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। ऐसे में उनकी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी की चर्चा प्रदेश की बड़ी जमात कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुके, कहा नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार के एक बड़े वर्ग के सामने ये बड़ी चिंता है कि उनकी इस विशाल राजनीतिक विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा। बिहार की जनता की ये पुरजोर आकांक्षा है कि यह महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सौंपा जाए। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। इधर उपेंद्र कुशवाहा के बड़े बयान पर जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने उनकी व्यक्तिगत राय बताया। सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए जेडीयू में एक से बढ़कर एक बड़े नेता हैं, जिनमें निशांत कुमार सबसे आगे हैं। ऐसे में कुशवाहा जैसे बाहरी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं। और वो व्यक्तिगत रूप से अपना इच्छा जाहिर किए होंगे, लेकिन जनता दल यू में ये साफ हो चुका है कि हमारे नेतृत्वकर्ता और विरासत भी कह सकते हैं संभालने के लिए श्री निशांत जी पूरी तरह से सक्षम है। और तो वहीं आरजेडी और बीजेपी ने भी उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी का तर्क है कि नीतीश कुमार ने अभी राजनीति से संन्यास का ऐलान नहीं किया है, इसलिए अभी ऐसा कोई वक्त नहीं आया है। जबकि आरजेडी नेता एच.जे. यादव ने उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद का तंज कसकर जवाब दिया है। राजनीतिक रूप से बिहार एनडीए के सबसे बड़े चेहरे का नाम नीतीश कुमार है और जदयू में तो उनका कद अनपैरेलल है। उत्तराधिकारी की बात तो तब आती है जब कोई बड़ा चेहरा राजनीतिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा करता है। उपेंद्र कुशवाहा जी, आप कहां से उत्तराधिकारी बनिएगा नीतीश कुमार जी की, जब आपने अपनी पत्नी को एमएलए बना दिया, बेटा को मंत्री बना दिया, बहू को मेंबर बना दिया। आप तो कम्प्लीटली परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। बता दें, नीतीश कुमार ने साफ जता दिया है कि निशांत कुमार उनकी विरासत संभालेंगे। इसी बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को नीतीश कुमार की विरासत संभालने की बात कहकर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब समझिए कि किस विरासत की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने का दावा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा क्या किया, इसे भी जरा आप समझ लीजिए। तो राजगीर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विमर्श शिविर आयोजित किया गया था। आरएलएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। बिहार एक बड़ा वर्ग चिंतित है और इसका एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि उनकी राजनीतिक विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा। हमारी पार्टी का मानना है कि यह महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सौंपा जाए। अब उपेंद्र के दावे के मायने भी जरा समझ लेते हैं। तो कुशवाहा का बयान ऐसे समय आया जब नीतीश ने अपनी राजनीति को विराम नहीं दिया है। जेडीयू अक्टूबर महीने में नीतीश कुमार की बिहार यात्रा को अंजाम देने में लगी हुई है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनके बेटे निशांत उनकी विरासत को संभालेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की बात बेमानी लगती है। उपेंद्र कुशवाहा
भविष्य की राजनीति को देखते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार की विरासत के असली हकदार की वकालत भी खुद ही कर रहे हैं और ऐसे बयान पर जेडीयू ने दो टूक कह दिया है कि बाहरी नेता की पार्टी को जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने राजनीति से संन्यास लेने का तो ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कुशवाहा के बयान का बीजेपी के नेता भी खिलाफत कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात दूसरी और खबर की करेंगे, जहां दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने शुक्रवार को सीएम सम्राट चौधरी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इस बैठक में बजट समेत सीमा सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल में प्रस्तावित हाई डैम पर मुख्य फोकस रहा। चर्चा के बाद यह फैसला हुआ कि भारत नेपाल सीमा पर हाई डैम जल्द बनाया जाएगा। इसका डीपीआर जल्द ही तैयार होगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इस दौरान राज्य के विकास पर चर्चा हुई। बैठक की जानकारी देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने अधिकारियों को कोसी नदी पर बनने वाले प्रस्तावित बांध की विस्तृत रिपोर्ट यानी डीपीआर जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक का मुख्य मुद्दा नेपाल का हाई डैम था, क्योंकि बिहार को बाढ़ से बचाने का यही परमानेंट सॉल्यूशन है। नेपाल में एक हाई डैम प्रपोज्ड है और लंबे टाइम से उस पर के डीपीआर पे काम हो रहा है, 2004 से ही हो रहा है और बहुत मूवमेंट उसमें नहीं था। और उसको लेकर के एक डिटेल्ड मीटिंग कल था, जिसमें जो इशूज है वहाँ पर जो कंसर्न, विराटनगर में ऑफिस है इसका, और 2028 तक टारगेट है डीपीआर पूरा हो जाए। तो एक पार्ट तो पहले डीपीआर बनना, डीपीआर के लिए चैलेंजेज है क्योंकि बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है, और उसके बाद उस पर जाकर के हाई डैम बनना। और दोनों कंट्री के लिए, नेपाल के लिए भी और खास करके नॉर्थ बिहार और कोसी मिथिला एरिया जो है, जो हर एक साल फ्लड आता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन वही है जब तक वो हाई डैम नहीं बनता है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी कहा कि बैठक में बिहार से जुड़े कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भारत नेपाल सीमा पर हाई डैम बनाने की सख्त जरूरत है। उम्मीद है जल्द ही इसका निर्माण होगा। सबसे कम पानी के इस्तेमाल की इजाजत अगर बिहार को दिया जाता है तो ये बिहार के साथ नाइंसाफी होती है। इसका भी मामला हम लोगों ने उठाया था और केंद्र सरकार ने भी इन मामलों में सहानुभूति दर्शाया है और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भरोसा दिलाया है कि इस साल अंत तक जब इस संधि के नवीकरण की बात आएगी, इसके फिर से रिन्यूअल की बात आएगी, उस समय वो बिहार की चिंताओं का जरूर ख्याल रखेंगे। केंद्रीय दिल्ली की बैठक में सप्तकोसी परियोजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के आग्रह पर वित्त मंत्री ने कोसी हाई लेवल डैम की डीपीआर जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति में बिहार के एक सदस्य को शामिल करने पर भी सहमति बनी, ताकि परियोजना से जुड़े तकनीकी मामलों में राज्य के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व हो सके। उम्मीद जताई जा रही है कि इंडो नेपाल सीमा पर हाई डैम के निर्माण होने से बिहार में हर साल होने वाली बाढ़ की तबाही को रोका जा सकेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब हाई डैम के निर्माण की बात क्यों हो रही है, इसे भी जरा समझ लेते हैं। तो देखिए, बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से बिहार में बाढ़ के अस्थायी समाधान की मांग की है। इसके लिए नेपाल भारत सीमा पर हाई डैम के निर्माण का प्रस्ताव है। हर साल नेपाल में बारिश से बिहार में तबाही मचती है और इसकी रोकथाम के लिए एक हाई डैम की जरूरत महसूस की गई। सालों पुरानी मांग पर अब जाकर सम्राट सरकार की मांग पर सहमति बनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डैम के डीपीआर को जल्द अप्रूव करने का निर्देश दिया है। अब समझिए कि हाई डैम से फायदा क्या क्या होगा। तो कोसी नदी पर
प्रस्तावित हाई लेवल डैम बनने से उत्तर के जिलों और सीमांचल के इलाके को फायदा पहुंचेगा। बाढ़ से स्थायी राहत, बेहतर सिंचाई और जल प्रबंधन का बड़ा फायदा मिलेगा। हर साल कोसी नदी की वजह से आने वाली भयंकर बाढ़ पर प्रभावी नियंत्रण लग सकेगा। नियंत्रित पानी मिलने से सीमांचल और आसपास के इलाकों में सिंचाई की क्षमता भी बढ़ेगी। पानी के समुचित उपयोग और जल प्रबंधन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो ये सारे जो फायदे हैं वो मिलेगी इस डैम निर्माण की वजह से। चलिए बढ़ते आगे। तो केंद्र सरकार के साथ किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसे भी समझ लीजिए। तो कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी जोड़ परियोजना पर चर्चा की गई, जिसमें सप्तकोसी हाई लेवल डैम, सोन फल्गु रिवर लिंक परियोजना, महाबोधि कॉरिडोर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के कार्यों को जल्द शुरू कराने पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं के अनुरूप राशि का समय पर आवंटन हो। राज्य में पर्यटन क्षेत्र के विकास पर भी मंथन किया गया। तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक रही बिहार के लिहाज से। बढ़ते आगे, दिल्ली में बीजेपी की नई टीम से पीएम मोदी ने मुलाकात की। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की 65 सदस्यीय नई टीम से मुलाकात की और संगठन को लेकर कई अहम टिप्स दिए। इससे पहले नितिन नवीन ने भी अपनी नई टीम के साथ बैठक कर संगठन को और मजबूत करने और युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर मंथन किया। ये रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। ये तस्वीरें नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वागत किया। मौका था पीएम मोदी का नितिन नवीन की नई टीम से मुलाकात का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की 65 सदस्यीय वाली नितिन नवीन की टीम से मुलाकात की और उन्हें कई टिप्स दी। इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस की तरफ से वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाए जाने के फैसले की निंदा की गई और बाकायदा इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ बैठक में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन में उनके 25 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति भी तैयार की गई। बीजेपी ने 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाने का फैसला लिया। इस बार एक संयोग है कि 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए। इसके अलावा बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष को जवाब देने को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया गया। कुल मिलाकर नितिन नवीन की नई टीम तैयार है और आज की बैठक के साथ नई रणनीति और प्लान भी तैयार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब समझिए कि बीजेपी की ये नई टीम कैसी है और कैसे काम करेगी। तो युवाओं के बीच पार्टी का आउटरीच बढ़ाने पर जोर है। पार्टी पदाधिकारियों से युवाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद करने पर भी जोर रखा गया है। युवाओं तक पहुंच बनाने और उन्हें संगठन से जोड़ने के लिए लगातार काम करने का निर्देश भी दिया गया है। खासकर के जेनजी से जुड़ने के लिए 10 सदस्यों की नई कमेटी ये बनाई गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन
इस नई कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। विनोद तावड़े कमेटी के कोऑर्डिनेटर होंगे और स्मृति ईरानी की बात करें, हरीश द्विवेदी की, तो ये कमेटी के सदस्य होंगे और इस तरीके से पूरी जो नई टीम है वो जेएनजी पर फोकस करेगी। चलिए बढ़ते आगे। जहां इंसानियत की मरहम पट्टियां होनी चाहिए, वहां इंसानियत का ही दम घुटता दिखा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मानवता को झकझोर देने वाली एक ऐसी खबर सामने आई, एक ऐसा वीडियो सामने आया जो दिल को अंदर से दहला दे। दरअसल एक लावारिस मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था। वो चल नहीं सकता था, जिसे वहां मौजूद गार्ड ने फर्श पर घसीटता हुआ इलाज के लिए ले जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक मरीज को घसीटने की नहीं है, ये तस्वीर उस संवेदना को घसीटे जाने की है जिसके भरोसे इंसान अस्पताल पहुंचता है। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी डीएमसीएच की तस्वीर है, जहां इलाज की उम्मीद लेकर आए एक लावारिस मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाने के बजाय अस्पताल का गार्ड हाथ पकड़कर जमीन पर घसीटता हुआ ले जा रहा है। सोचिए, जिस शख्स का पैर टूटा हो, जिसे दर्द में अस्पताल में लाया गया हो, उसे सहारा देने के लिए हाथ नहीं बल्कि उसे घसीटने के लिए हाथ लगाया गया। अस्पताल में स्ट्रेचर है, स्टाफ है, सिस्टम है, लेकिन उस वक्त शायद सबसे जरूरी चीज नहीं थी, वो थी संवेदना। वीडियो सामने आया तो सवाल सिर्फ उस गार्ड पर नहीं उठा, सवाल उस पूरी व्यवस्था से है, जहां एक बेबस मरीज मदद का इंतजार करता रहा और उसकी मदद करने के बजाय उसे फर्श पर ही खींच दिया गया। इलाज शरीर का होना था, लेकिन यहाँ तो पहले इंसानियत का इलाज जरूरी नजर आ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे बेहद दुखद बताया। जानकारी मुझे नहीं है, कल जानकारी मिली तो मैंने तुरंत एक्शन लिया और उसको भर्ती करवाया। इस बीच किसी ने उसके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और भविष्य में ऐसा नहीं हो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। घटना 21 अगस्त की बताई जा रही है। कार्रवाई होगी, जांच होगी, जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन एक सवाल शायद इससे भी बड़ा है। अगर अस्पताल की चौखट पर भी एक बेबस इंसान को इंसान की तरह उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर इंसानियत आखिर कहाँ मिलेगी? ये सिर्फ एक मरीज को घसीटने का वीडियो नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था का आईना है जिसमें स्ट्रेचर मौजूद था लेकिन संवेदना गायब थी। अगली बार किसी मरीज को इलाज तक पहुंचाने के लिए उसे जमीन पर घसीट कर नहीं, इंसानियत के सहारे ले जाया जाए। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब डीएमसीएच की संवेदनहीनता को भी समझ लीजिए। तो लावारिस मरीज को स्ट्रेचर या ट्रॉली देने की बजाय सुरक्षाकर्मी घसीट कर ले गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे। यह घटना अस्पताल प्रबंधन की संवेदनहीनता को दर्शाती है। अब देखिए, डीएमसीएच से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला क्या है, इससे भी समझ लेते हैं। तो मरीज को 3 दिन से इलाज का इंतजार था। 3 दिन पहले डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में इसे भर्ती कराया गया था। मरीज केवल इतना बता पा रहा था कि वह झंझारपुर का रहने वाला है। 3 दिनों तक उसे कोई उचित इलाज या बेड नसीब नहीं हुआ। इलाज के लिए सुरक्षा कर्मियों ने जानवर की तरह घसीट कर ले गए। अस्पताल में स्ट्रेचर मौजूद होने पर भी उसके साथ हैवानियत बरती गई। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद डीएमसीएच अधीक्षक ने आरोपी गार्ड पर कार्रवाई की। अब बात कही है, बढ़ते आगे। सरकार ने सोचा था कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्मार्ट बनाएंगे, उन्हें डिजिटल युग से जोड़ेंगे। करोड़ों की लागत से क्लासरूम में स्मार्ट टीवी लगवाए गए ताकि बच्चे साइंस, मैथ्स और इतिहास की बारीकियां सीख सकें। लेकिन नवादा उच्च माध्यमिक स्कूल के इन होनहारों ने तो सरकार के डिजिटल सपने को मनोरंजन का अड्डा ही बना दिया।
ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। सुना आपने, ये है बाढ़ प्रखंड के स्मार्ट बच्चे और ये है इनकी स्मार्ट क्लास, जहां बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए लगाया गया था स्मार्ट टीवी, लेकिन इस स्मार्ट टीवी पर चल रहा है भोजपुरी का अश्लील गाना। मामला बाढ़ प्रखंड के नवादा उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में स्मार्ट टीवी पर भोजपुरी गाना चलता दिख रहा है और कुछ छात्र छात्राएं उसी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ उन्हें देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने स्मार्ट क्लास इसलिए बनाई थी कि बच्चे स्मार्ट बने, लेकिन यहाँ तो लगता है कि स्मार्ट टीवी ने क्लास का टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लिया है, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि स्मार्ट क्लास में स्मार्ट कौन है, टीवी, बच्चे या फिर व्यवस्था? स्मार्ट टीवी पर ये गाना बजाया किसने? स्मार्ट क्लास की निगरानी कौन कर रहा था? हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आया है। प्रखंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार ने वीडियो की जांच कराने और जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। वीडियो के आधार पर अग्रतर जांच कार्रवाई और कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ बच्चे भोजपुरी गाना बजा रहे हैं और बच्चे यूनिफॉर्म में है, क्लासरूम में। किस समय का, किस दिनांक का है ये वीडियो क्लियर नहीं है, फिर परीक्षा की जाएगी और जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो करेंगे। फिलहाल जांच का इंतजार है, लेकिन सवाल यही है कि जब क्लास स्मार्ट थी, टीवी स्मार्ट था, तो फिर निगरानी इतनी नॉन स्मार्ट कैसे हो गई? क्योंकि स्मार्ट क्लास में सिर्फ टीवी स्मार्ट होने से बच्चे स्मार्ट नहीं होते। उस टीवी पर क्या चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी स्मार्ट तरीके से निभानी पड़ती है। बाढ़ से न्यूज 18 के लिए अनिरुद्ध कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब स्मार्ट क्लास में क्या क्या हुआ, इससे भी समझ लीजिए। तो देखिए, पटना के बाढ़ प्रखंड के नवादा के एक सरकारी स्कूल के स्मार्ट क्लास का एक वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो आप देख भी रहे हैं। स्मार्ट क्लास के नाम पर टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी गाना चला और इस गाने को बजाकर छात्र डांस करते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल की व्यवस्था और छात्रों की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब समझिए कि स्मार्ट क्लास क्यों बनाया गया है। तो सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मकसद है। बिहार स्कूल लाइव क्लासेस योजना के तहत स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई। जुलाई 2026 में इसकी शुरुआत राजधानी पटना के 150 सरकारी स्कूलों से की गई। इसे बढ़ाकर 551 मॉडल स्कूलों तक विस्तारित किया गया है। अब इन स्मार्ट क्लास के जरिए जेईई, नीट की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाती है। स्कूलों में वाईफाई या मॉडेम के जरिए इंटरनेट की सुविधा अनिवार्य की गई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन उन सब के बीच ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। बढ़ते आगे, बाढ़ से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। हमले में 2 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। छापेमारी के दौरान यह हमला किया गया। बाढ़ थाना के शहरी का मामला सामने आया है। तो यह बाढ़ से बड़ी खबर। इस बीच उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। छापेमारी के दौरान यह हमला किया गया। बाढ़ थाना के शहरी का यह मामला सामने आया है। तो बाढ़ से खबर जहां देखिए उत्पाद विभाग की टीम को फिर से निशाना बनाया गया है और कैसे ये पुलिसकर्मी लगातार निशाने पर आ रहे हैं, उसकी बानगी एक बार फिर से बाढ़ में देखने को मिली है।